हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुनियट में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 1 और ये कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट का। और देखिए इसमें जो पार्ट 1 है इसके कई पार्ट बनेंगे, मुझे लगता है मैक्सिमम 3 पार्ट तो बनेंगे इसके, क्योंकि यूनिट बड़ा है ये। ठीक है। और ये पॉलिटेक्निक CS 4 सेमेस्टर का है, ये IT ब्रांच वालों के लिए नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस करके बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं भाई। पार्ट 1 में हम देखिए कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको सिलेबस में बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं, अपने कॉलेज में अपने क्लासमेट में सभी को बता दें कि एच निर्मित पर आपकी पॉलिटेक्निक CS और IT ब्रांच दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सब्जेक्ट को। और देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए मैं काफ़ी देखिए कंप्यूटर फंक्शनल यूनिट्स पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, बॉर्न न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, बस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और बेसिक ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से नंबर सिस्टम क्या है और जो सॉरी बाई नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है। तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ का पूरा यहाँ तक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझिए ये यहाँ तक पढ़ेंगे हम। ठीक है, मतलब पूरा नंबर सिस्टम। और बाकी बात जो रहा कन्वर्जन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसमें देखिए सारे कन्वर्जन पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, आज इसमें इतनी टॉपिक यहाँ तक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके समय गवाए। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको पहला टॉपिक इसमें इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखिए इसने इसका अगर देखें तो इसके चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, एक कंप्यूटर के स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो अगर परिचय की बात करें तो भाई इसमें पहला टॉपिक क्या है, भाई पहली लाइन क्या है कि द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स रिफर टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक कंप्यूटर के, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं तो उनके एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, और वो कैसे आपस में कनेक्टेड होंगे, एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, मतलब किसी भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ, कंपोनेंट मीन्स जैसे देखिए इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर हो गया, CPU कनेक्टेड है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हो सकती है, कैमरा कनेक्टेड हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, ये कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और किसी पर्सनल, ठीक है, किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में जितने भी इंपोर्टेंट, ठीक है, मतलब इंपोर्टेंट का मतलब होता है कि आप कौन सा टास्क परफॉर्म करें, उस पर डिपेंड करता है कि आप किन किन कंपोनेंट का यूज करोगे कंप्यूटर के साथ। ठीक है, देखिए हिंदी में लिखा है कि कंप्यूटर की संरचना से तात्पर्य है कि कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों, संगठक, ठीक है, और इस बात से कि वे कार्यों को करने के लिए कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है, और साथ में कार्य करते हैं, मतलब वो आपस में कैसे जुड़े होंगे और कैसे आपस में कार्य करेंगे, उसको क्या करता है, ये रेफर करता है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब कंप्यूटर पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, एक इनपुट डिवाइस कैसे काम करती है, आउटपुट डिवाइस क्या करती है, ठीक है, और जो CPU है उसके अंदर कितने पार्ट्स है और मेमोरी यूनिट्स होती है वो क्या कैसे काम करती है। तो ये सारा चीज क्या है इसमें देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। और एक कंप्यूटर सिस्टम मेनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है, उस पूरे स्ट्रक्चर को मेनली हम कुछ यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहली यूनिट होती है क्या, इनपुट यूनिट। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सारी इनपुट डिवाइस आ जाएंगी। ठीक है, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, मतलब जितनी भी इनपुट यूनिट्स होती है जो क्या करती है, जो क्या करती है भाई, जो कंप्यूटर में इनपुट देती है। ठीक है, जो कंप्यूटर को क्या करें, इनपुट देंगे, उन सभी को क्या करेंगे, इनपुट यूनिट्स में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरा क्या हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU। भाई CPU तो आप जानते ही है, CPU क्या होता है भाई, माइक्रो प्रोसेसर होता है जो सारे टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है पूरी की पूरी। ठीक है, तीसरा क्या होगा भाई, मेमोरी यूनिट। ठीक है, मतलब जो भाई देखिए जो अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है
तो उसके जो रिजल्ट होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको सेव भी करेंगे, ठीक है, उसको परफॉर्म भी करेंगे, उसको जरूरत पड़ने पर उसको आउटपुट डिवाइस पर भी भेजेंगे। तो अगर हम अपने डेटा को टेम्परेरी रूप से या फिर परमानेंट अगर स्टोर करना चाहते, जो हमारा सीपीयू द्वारा रिजल्ट आया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, मेमोरी यूनिट, ठीक है। और जिसमें देखिए काफी सारी मेमोरीज होती है, आपने पढ़ी भी होगी, रैम रोम, ठीक है, और रैम रोम पढ़ा होगा आपने, और आपने, ठीक है, आपने रैम रोम पढ़ा होगा उसमें, ठीक है, रैम रोम क्या होती है, दोनों डिफरेंस क्या होता है। और एक्सटर्नल जो मेमोरीज होती है, सेकेंडरी मेमोरीज बोलते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सारी आपने बेसिक पढ़ी होंगी, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं मैं, उसके बाद मेरा चौथा क्या भाई, चौथा मेरा क्या, आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट मतलब जो आउटपुट डिवाइसेस होती है, ठीक है, जिसमें देखिए प्रिंटर हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है जो आउट, मतलब एज ए आउटपुट काम करती है, जो हमारे डेटा को सिस्टम से बाहर भेजती है, ठीक है। तो उन आउटपुट डिवाइसेस को वो वो क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा अगर बात करूं कंप्यूटर सिस्टम की, तो मेनली चार बेसिक यूनिट्स में डिवाइड होता है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर बेसिक डायग्राम में मैं बात करूं, तो ये क्या है मेरा भाई, ये मेरा पहला यूनिट है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मेरा पहला हो गया, ठीक है, ये मेरा पहला हो गया, ठीक है। कैसे काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो ये मेरा पहला यूनिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा पहला यूनिट, उसके बाद क्या देखिए इनपुट यूनिट, ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या भाई, यहाँ पर क्या आउटपुट डिवाइसेस है आपके, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, क्या बीच में भाई, सीपीयू लगा हुआ है ये, ठीक है, जिसमें कंट्रोल यूनिट हो गया, जिसे हम सीयू कहते हैं, ठीक है। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, जिसे हम एएलयू कहते हैं, और ये होगी आपकी क्या, मेमोरी, ठीक है। तो इसमें कितने पार्ट्स हो गए, एक, दो, तीन और चार, ठीक है। एक क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस हो गया एक, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, ये आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका कैसे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये दूसरा हो गया, तो ये आपका क्या दूसरा है ये, ठीक है। और ये आपका सीपी यूनिट, ठीक है, और ये आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है, तीन यूनिट, चार यूनिट हो गए जी टोटल। तो ये क्या करती है भाई, देखिए ये बेसिक चीज है, आपने पहले भी पढ़ी होंगी, इनपुट डिवाइसेस में काफी सारे इनपुट डिवाइसेस आती है, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट, ठीक है, और सीपीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होता है, इसका काम होता है भाई सारे इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करना, ठीक है। कोई भी देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अगर एएलयू अगर कोई भी का टास्क परफॉर्म करता है, तो उसको जो कंट्रोल सिग्नल्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, कंट्रोल यूनिट से, ठीक है। जब तक कंट्रोल यूनिट नहीं कहेगा, तब तक हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट, से हम कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, मेन पार्ट भी कहते हैं, जो क्या करता है पूरे, जो देखिए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है, ये एएलयू को भी कंट्रोल करता है, और मेमोरी को भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है, सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट आएगा, यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा, यहाँ पूरी प्रोसेसिंग होगी सीपीयू पर, और अगर जरूरत पड़ी तो उसको हम मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं, परमानेंट के मतलब कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हम, ये बेसिक है, ये सारी चीजें आप बेसिक बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यूनिट्स के बारे में, ठीक है। हालांकि ये यूनिट जो है वो काफी सिंपल है, देखिए ये थोड़ा सा आप समझिए, ये बेसिक मिल रहा है आपको, ठीक है। ये चीज आपने, मुझे लग रहा है आपने देखिए, आपने देखिए जो आईटी सिस्टम होगा वहाँ पे ही आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर में आपने काफी सारी चीजें पढ़ ली होगी कंप्यूटर के बारे में, तो ये तो भाई बेसिक है, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो इनपुट यूनिट की बात करें, तो भाई क्या है, यूज टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, बिल्कुल भाई, एक इनपुट डिवाइस का यूज क्यों होता है, इसमें देखिए डेटा को और अपने जो इंस्ट्रक्शन है उनको क्या करने के लिए, उनको इनपुट कराने के लिए, मतलब एंटर कराने के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया आपका, ठीक है, और आपका हो गया क्या, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया, तो ये क्या है भाई, ये इनपुट डिवाइसेस है आपकी, ठीक है, जो आप अच्छी तरह से जानते हो, भली बात है आपको परिचित हो इससे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हम, अब बात करेंगे आगे, क्या बात करते हैं भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें हम,
तो अगर आप बात करें भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर, ठीक है, तो जैसे सीपीयू बोलते हैं, तो इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम क्या होता है कि सीपीयू इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का दिमाग होता है कौन, ब्रेन होता है कौन भाई, सीपीयू, ठीक है। और इट प्रोसेस द डेटा, जो डेटा को प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है भाई, सीपीयू कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा देखेंगे तो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ दी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से बना होता है, और इसमें एक और पार्ट होता है क्या, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। स्पेशली अगर बात करें तो इसके दो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। देखिए एक रजिस्टर भी होता है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। रजिस्टर भी होता है जो मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। लेकिन मेनली अगर बात करें तो दो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अच्छा एग्जांपल के तौर पे देखें तो व्हेन यू ऐड द टू नंबर, मान चलिए आप दो नंबर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा भाई, तो जो नंबर को ऐड करने का काम कौन करेगा, एएलयू करेगा, लेकिन जो ऑपरेशंस होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, सीयू करेगा, ठीक है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट का काम होगा कि एएलयू जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एडिशन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। मतलब कंट्रोल यूनिट के बिना एएलयू एक भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है, बात करते हैं आगे। और ये, एक मिनट, ये रिपीट हो गया पेज एक। ये बात करते हैं किस पे, हम अपनी मेमोरी यूनिट पर, ठीक है। मेमोरी यूनिट की अगर बात करें तो भाई मेमोरी यूनिट क्या है भाई, तो मेमोरी यूनिट स्टोर करती है क्या, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, और रिजल्ट्स को टेम्परेरी रूप से, देखिए टेम्परेरी रूप से करेगी या तो, या फिर करेगी परमानेंट रूप से, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम डेटा को हम कुछ समय के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं या फिर हम परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेम्परेरी जो होता है जो प्रोसेसिंग के समय स्टोर किया जाता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद क्या उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और टेम्परेरी का मतलब होता है उसको, तो ये डिपेंड करता है कि भाई, डिपेंड करेगा कि हमने जो डेटा है उसको हम टेम्परेरी रूप से स्टोर करेंगे परमानेंट से, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे डेटा पर। तो उसके बाद अगर बात करें, देखिए इसमें टाइप देखिए, टाइप ऑफ मेमोरी, देखिए हालांकि आपने देखिए टाइप पढ़े होंगे सारे के सारे, आपने बेसिक टाइप तो पढ़े होंगे भाई सभी ने, ठीक है। इसमें एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है क्या भाई, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी आ जाती है, रैम और रोम आ जाती है, ठीक है। सेकेंडरी की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क आ जाती है उसमें, और पेन ड्राइव आ जाती है, एसएसडी भी आ जाएगी भाई इसमें, ठीक है। देखिए ये बेसिक चीजें हैं, ये एसएसडी जो होती है आपकी वो भी इसी में आ जाती है, ठीक है। एसएसडी जो होती है वो भी किस में आ जाएगी, सेकेंडरी में हो जाएगी, ठीक है। और भी काफी सारी होती है, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हम अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात कर लेते हैं, और ये कैसे हमारा, देखिए आउटपुट यूनिट नहीं आया यहाँ पर, कहाँ गया आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट का पेज नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। आउटपुट यूनिट कुछ नहीं, देखिए ये बेसिक चीजें थी, ठीक है, इसको कर लेना आप, ठीक है। आउटपुट यूनिट का आउटपुट यूनिट का थोड़ा सा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए चलिए बात करते हैं किस पर, एडवांटेज पर, ठीक है। एडवांटेज पर बात कर लेते हैं। तो जो आउटपुट यूनिट का, ठीक है, जो फोर वाला था तो उसका जो पेज थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है। बेसिक है भाई, देखिए ये तो बेसिक ही है ना, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। आईटी सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा बेसिक कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए बात करते हैं एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है भाई इसके, तो सबसे पहला क्या है कि फास्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, बिल्कुल फास्ट प्रोसेसिंग होती है, एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल भाई कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट तो देगा ही। इजी टू स्टोर, रिट्रीवल, बिल्कुल आसानी से स्टोर कर पाएंगे, आसानी से उसको प्राप्त भी कर पाएंगे, ठीक है। ऑटोमेशन टास्क, बिल्कुल भाई कंप्यूटर आजकल आप देखते हैं कि ऑटोमेशन पे भी काम करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में एक बार आप कमांड सेट कर दो, उसके बाद क्या होता है हमारे टास्क क्या होता है, ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट नोट की अगर बात करो, देखिए शॉर्ट नोट एक लाइन में अगर रहना चाहूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो हेल्प इन एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग बाय द डिवाइडिंग वर्क अमंग डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है, मतलब डिफरेंट यूनिट्स में अपने काम को डिवाइड करके उसको इफिशियंटली प्रोसेस करना, उसमें हेल्प करता है कौन, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। स्ट्रक्चर कंप्यूटर मैंने बता दिया आपको, चार यूनिट बताई, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, ये कंट्रोल प्रोसेसिंग हो गया और मेमोरी हो गया, ठीक है, चार यूनिट होती है। इन चार यूनिट के बारे में आप खूब अच्छी भली बात जानते भी हो, ठीक है, आपको पता भी है सभी के बारे में। चलिए बात करते हैं अब आगे, हमारे इंट्रोडक्शन हो गया है बेसिक, ठीक है। अब बात करते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
तो अगर मैं बात करूं बॉर्न न्यूमन आर्किटेक्चर की, तो बॉर्न न्यूमन आर्किटेक्चर इज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्या भाई, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, मॉडल है, ठीक है। और प्रपोज्ड भाई, देख किसने प्रपोज किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। और कब किया था, 1945 में, मतलब 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक स्ट्रक्चर क्या किया था, कि मतलब कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर था, एक मॉडल दिया था उन्होंने, ठीक है। उसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा था, बॉर्न न्यूमन आर्किटेक्चर, ठीक है। ऐसे, और एक चीज और ध्यान रखना भाई, कि अक्सर देखिए, अक्सर हमें ये तो पता रहता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई, चार्ल्स डेविस, ठीक है। लेकिन जब बात आती है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो आप किसका नाम लोगे वहां पर, जॉन बॉर्न न्यूमैन, ठीक है। जिस चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कहा जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के फादर कौन है, तो आप कहेंगे जॉन बॉर्न न्यूमैन, ठीक है। चीज, ये चीज क्या है भाई साहब, सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, चार्ल्स मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर तो पता रहता है आपको, चार्ल्स बेबेज है, लेकिन जब आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है, देखिए जो चार्ल्स बेबेज थे, उन्होंने एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दिए थे, ठीक है। तो वो उनकी वजह से क्या है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट हम आज यूज करते हैं, तो उनकी वजह से उसको मतलब उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था, वो कौन दिया था, वो दिया था किसने, जॉन न्यूमैन ने, ठीक है। तो जॉन बॉन न्यूमैन जो थे, उन्होंने 1945 में इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, तो इसलिए फादर ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, जॉन बॉन न्यूमैन को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करूं सेकंड पॉइंट, इट डिस्क्राइब हाउ द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, बिल्कुल भाई, जो हार्डवेयर जो होते हैं वो कैसे, जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आर ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है। मतलब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट कौन से, जैसे मैंने भी बताया आपको, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक मतलब ये तो सीपीयू के पार्ट थे, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरीज हो गए, सीपीयूज हो गए, तो बेसिक जितने भी कंपोनेंट है वो सारे कैसे आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। और हाउ डाटा, कैसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को आर स्टोर करेंगे, कैसे वो डेटा स्टोर उसको स्टोर करेंगे, एंड और कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, मतलब डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे प्रोसेस किया जाए, ये सारी चीजें, ठीक है। इन द सेम मेमोरी स्पेस, बिल्कुल सेम मेमोरी स्पेस, जिसे हम कहते हैं स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। और देखिए यही कॉन्सेप्ट था जो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था, ठीक है, 1945 में, जब उन्होंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। तो इस चीज को ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम, सॉरी स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो था, वो जॉन बॉन न्यूमैन ने दिया था। और इसी स्ट्रक्चर, देखिए इसका मतलब क्या था भाई, कि आपका जो देखिए वो पहले जो था, उस समय जब इन्होंने बनाया था, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन और जो डेटा होते थे, वो क्या होते थे, एक ही मेमोरी में स्टोर होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर क्या होते थे, अपडेटेड हो चुके हैं, तो डेटा के लिए अलग जगह रहती है और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग रहती है, ठीक है। ये हम डेटा बस में पढ़ेंगे, ठीक है। जब डेटा बस में पढ़ाऊंगा बस स्ट्रक्चर, वहां पे बताऊंगा कि डेटा के लिए बसेस अलग होती है और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग होती है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने जो बनाया था, तो उस समय क्या था, दोनों एक ही से काम करते थे, ठीक है। उस समय भाई, उस समय क्या था, एक ही है, ठीक है। चलिए सेम मेमोरी में स्टोर होता था। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं आगे हम, कुछ पॉइंट पर और बात कर लेते हैं। जॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉर्म फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। बुक देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर का फाउंडेशन है, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगर बात की जाए तो कौन है भाई, जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। इस क्यों, क्योंकि भाई जिन्होंने जो आर्किटेक्चर दिया था, उसी के आधार पर क्या हमारे जितने मॉडर्न कंप्यूटर थे वो डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टुगेदर, बिल्कुल भाई, एक साथ डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, जितने भी हमारे आज के मॉडर्न कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे किस स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं, जॉन बॉन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो आर्किटेक्चर दिया था उसके ऊपर, ठीक है। उसके अगर बात करूं मैं भाई, मेन कंपोनेंट ऑफ जॉन बॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर, भाई इसके जो मेन कंपोनेंट है, तो ये मेन कंपोनेंट वही है जो मैंने अभी आपको यूनिट समझाए, ठीक है। जिसमें इनपुट यूनिट हो गया, ठीक है, आउटपुट यूनिट हो गया, और आपका मेमोरी यूनिट हो गया, और आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो ये चार यूनिट एक कंप्यूटर में बेसिक होते हैं। ये पहले भी कॉन्सेप्ट था और आज भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये जॉन बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर दिया था, उन्होंने ही बताया था कि एक इनपुट डिवाइस होगी, मतलब एक इनपुट यूनिट होगा, एक आउटपुट यूनिट होगा, ठीक है, एक मेमोरी यूनिट रहेगा, और एक रहेगा क्या, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये चार यूनिट उन्होंने दिए थे, ठीक है। और ये चार यूनिट क्या है, आज भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि कंट्रोल यूनिट, सॉरी ये जो इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट, ये आउटपुट यूनिट का पेज नहीं था, ठीक है, पर आउटपुट में वही है भाई, यहाँ पर डेटा को आउटपुट किया जाता है सिस्टम से, ठीक है। और मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट देखिए, मेमोरी के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, नहीं है तो देखिए इसमें भी आगे आगे आपका मेमोरी के बारे में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको और पढ़ा दूंगा मेमोरी क्या होती है।
कितने टाइप्स के होते हैं वो सारी चीजें हम आगे देख लेंगे, ठीक है। और चलिए, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब देखिए ये जो डायग्राम, देखिए ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये डायग्राम बहुत, तो ये जो डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो जॉन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो था उन्हीं के आधार पर ये डिजाइन किया गया था, ठीक है। मतलब हमारे जॉन बॉन न्यूमैन जो थे उन्होंने 1945 में इस तरह का मॉडल दिया था, ठीक है। जो एक आप मतलब आज के जो कंप्यूटर है, ठीक है, मॉडल जो कंप्यूटर है वो भी इसी इसी मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पहली एक कंट्रोल, सबसे पहले क्या होता है, एक भाई इनपुट यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, मेरी दूसरी आउटपुट यूनिट होगी, ठीक है, जो डेटा को आउटपुट करेगी। ये मेरी क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये मेरी तीसरी यूनिट होगी, ठीक है। ये तीसरी के क्रम कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगी मेरी, ये मेरा चौथा, मेरा क्या हो जाएगा भाई, मेमोरी यूनिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल कितनी होती है, 4 यूनिट, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस की बात करें तो क्या जाता है भाई, डेटा जाता है, ठीक है। डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है। इनपुट डिवाइस है, डेटा जा रहा है, देखिए डेटा जब जाता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो डायरेक्ट स्टोर होता है कहाँ पर, मेमोरी में, ठीक है। और वो होती है मेन मेमोरी। अगर आप कोई भी इनपुट डिवाइस से डेटा देते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ स्टोर होता है भाई, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी क्या होती है भाई, रैम, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, देखिए इतना तो आपको पता ही है, जो मेन मेमोरी होती है उसे हम रैम कहते हैं, ठीक है। जो आपकी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही हमारी मेन मेमोरी का काम करती है, ठीक है। ये आपको खूब अच्छे से पता है। और देखिए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कोई भी सी इनपुट डिवाइस अगर इनपुट देते हैं आप, ठीक है। अब देखिए आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करें भाई, मेन मेमोरी से डेटा कहाँ जाएगा। अब मेन मेमोरी से डेटा हो सकता है कि आप डायरेक्ट उसको जो सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी उसमें स्टोर कर दो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप क्या करो, उसको प्रोसेस करो। तो प्रोसेस कौन करेगा भाई, तो ये प्रोसेस के लिए किसके पास जाएगा फिर, तो प्रोसेस के लिए किसके पास जाएगा, ये जाएगा भाई किसके पास, ये प्रोसेस के लिए किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा किसके, एएलयू के पास, ठीक है। ये क्या हमारा, ये लगा हुआ क्या, एएलयू, ठीक है, एएलयू, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये डेटा गया, ये प्रो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। लेकिन इसको मैनेज कौन करेगा भाई, इसको मैनेज करेगा कौन, हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इसको मैनेज करेगा। मतलब कंट्रोल, देखिए अब अगर अब ध्यान से देखें इसमें, तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, यहीं से देखिए कितनी सारी चीजें कमांड निकली हुई है। तो अगर पहली बात करें, देखिए यहाँ से जो निकला हुआ है, तो ये किसको कंट्रोल कर रहा है, इनपुट डिवाइस को, ठीक है। यहाँ से जो लाइन जा रही है किसके पास जा रही है, इसके पास, ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब बाहर जो है, ठीक है। इधर की बात करें तो ये वाली लाइन कहाँ जा रही है भाई, मेन मेमोरी पास। ये लाइन अगर बात करें देखा जा रही है आउटपुट डिवाइस पास, ठीक है। मतलब कंट्रोल यूनिट जो होती है वो सारा सारा जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबको कंट्रोल करेगी, ठीक है, सबको मैनेज करेगी और सभी को कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। कंट्रोल सिग्नल मतलब होता है कि भाई वो उसके द्वारा भाई कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो कैसे कैसे परफॉर्म होगा, इसको डिसाइड करेगी कौन, हमारी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने का काम इसका है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम परफॉर्म करने का, तो परफॉर्म करने का काम किसका भाई, परफॉर्म करने का काम इसका, एएलयू का, क्लियर। उसके बाद देखिए एएलयू क्या करेगा, परफॉर्म करेगा और उसके बाद इसको वापस भी कर देगा किसका, मेन मेमोरी पर, ठीक है। मेन मेमोरी के बाद देखिए अब डेटा आउटपुट डिवाइस पर जा सकता है, ठीक है, या फिर वो उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और मेन मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी से भी डेटा उठा सकती है, ठीक है। तो वही चीज है भाई, देखिए जहाँ पे क्या मॉनिटर हो गया आपका, ठीक है, प्रिंटर हो गया, जहाँ पे क्या आउटपुट आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जहाँ मेन मेमोरी काम करती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए इतना सेक्शन किसका है, ये मेमोरी यूनिट का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। और ऊपर की अगर बात हो तो ये किसका है, यहाँ से यहाँ तक का भाई, ये इतना सेक्शन किसका है, ये सीपीयू का, ठीक है। ये सीपीयू भाई, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, ये सीपीयू, ठीक है। हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू है ये हमारा, ठीक है। ये सीपीयू यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इतना क्लियर है भाई। तो आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो इसी आधार पर बनाया जाता है। लेकिन आर्किटेक्चर किसने दिया था भाई, ये आर्किटेक्चर दिया किसने, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। उन्होंने बताया था एक इनपुट क्या रहेगी यूनिट, आउटपुट यूनिट रहेगी, मेमोरी यूनिट रहेगी और एक रहेगी आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 4 यूनिट रहेंगे टोटल। और इसी आधार पर क्या होगा, सारा टास्क परफॉर्म होगा एक कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए लाइन में शो आउट कर दी है, देखिए अगर ये वाली लाइन है तो ये डेटा फ्लो को दिखा रही है, ठीक है। ये जो लाइन है वो कंट्रोल फ्लो को दिखा रही है। डॉट डॉट वाली जो लाइन है आप देख रहे हैं ना, डॉट डॉट वाली लाइन कहाँ से आ रही है, कंट्रोल यूनिट से। तो क्या दिखा रही है, कंट्रोल फ्लो, मतलब किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन जो ये वाली लाइन है, ठीक है, इसके क्या है, डेटा को दिखा रही है, कैसे डेटा फ्लो होगा, ठीक है। इधर क्लियर है ना। चलिए अब देखिए जो आउटपुट डिवाइस पर आता है वो क्या आता है, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ से आता है डेटा, डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। लेकिन अगर उसको प्रोसेस कर दिया जाता है, तो जब से प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, क्लियर। तो भाई इन इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं भाई, जिसके आधार पर कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, जो मीनिंगफुल डेटा होता है हमारा, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखिए एग्जाम में अगर आता है तो इस डायग्राम को बना सकते हैं।
ठीक है। और ये डायग्राम काफी पॉपुलर है, ठीक है, इस डायग्राम को बनाना चाहिए, ये एकदम बेस्ट बेस्ट डायग्राम है जो हमारे जॉन वन न्यूमैन के द्वारा जो आर्किटेक्चर दिया गया उसको डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे। अब वर्किंग पे बात कर लेते हैं भाई। देखिए मैंने आपको यहाँ वर्किंग समझा दी है, लेकिन आपको थोड़ी सी वर्किंग और समझा देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला क्या होगा भाई, इनपुट डेटा इज स्टोर इन मेमोरी, बिल्कुल मेमोरी स्टोर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि मेमोरी फैच करेगा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी से। ठीक है, मतलब सीपीयू जो करेगा फैच करेगा, फैच का मतलब होता है प्राप्त करेगा। इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेगा, मेमोरी से लेगा। ठीक है, चलिए इंस्ट्रक्शन इज डिकोडिंग बाय द कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल कंट्रोल यूनिट के द्वारा पहले तो उसको डिकोड किया जाएगा, डिकोड करने के बाद ही उसको एएलयू को दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, सबसे पहले अगर डेटा आता है तो कंट्रोल यूनिट के पास ही आएगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा, वो एएलयू क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। ठीक है, उसके आधार पर उसके बाद छठा पांचवा क्या भाई, रिजल्ट स्टोर कर दिया जाएगा बैक टू मेमोरी में, बिल्कुल मेमोरी स्टोर में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आउटपुट यूनिट डिस्प्ले कर सकती है। ठीक है, अगर आपको मेमोरी से डिस्प्ले करा तो डिस्प्ले भी करा सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी वर्किंग है। ठीक है, तो देखिए यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी है कि इनपुट डेटा मेमोरी संग्रहित होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी पे भी लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, सारी आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में थोड़े से उन्हें लगता है कि इंग्लिश में थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है तो वो हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब देखिए कुछ लाभ के बारे में बात कर लेते हैं भाई, इसका जो आर्किटेक्चर दिया गया था। ठीक है, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है थोड़े बहुत। अगर फायदे की बात करें तो भाई क्या है भाई, ये सिंपल एंड इजी टू डिजाइन है। अब देखिए कितना सिंपल है, ये कितना आसान है। ठीक है, जैसे आपको देख के पता चल रहा है। उसके बाद बात करें फ्लेक्सिबल मेमोरी यूजेस है, बिल्कुल भाई। और चौथा क्या है, स्टोरेज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल स्टोरेज कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल भाई कम लागत में हमारा सारा काम हो जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज अगर बात करें तो जॉन वन न्यूमैन बॉटल नेक, बिल्कुल देखिए इसी बॉटल नेक का मतलब है कि सिंगल बस फॉर डेटा और इंस्ट्रक्शन। तो ये उस समय एक थोड़ी सी कमी थी जब इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए एक ही बस रखा था। लेकिन आज की अगर बात करें मॉडर्न की, तो वहां पर सारी बसेस अलग अलग हो चुकी है। ठीक है, डेटा के लिए अलग यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन के लिए अब अलग यूज करते हैं। इसलिए आप देखते हो ना हमारा कंप्यूटर पैरेलली वर्क करता है। ठीक है, मतलब एक साथ कई एप्लीकेशन आप चला सकते हो। स्लोअर परफॉर्मेंस, देखिए स्टार्टिंग जब बनाया था तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे इस परफॉर्मेंस क्यों नहीं थी भाई, अब देखिए एक सिंगल ही बस आप यूज करोगे डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए, तो एक बार में या तो डेटा जाएगा या इंस्ट्रक्शन जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या था, थोड़ी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी। लेकिन अब दोनों के लिए क्या अलग अलग कर दिया गया है, तो परफॉर्मेंस अब स्लो नहीं होती है। ठीक है, लिमिटेड पैरेलल प्रोसेसिंग, देखिए उस समय पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं थी। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब होता है कि आप एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो कंप्यूटर में। जैसे कि आज की अगर बात करें, अभी आप क्या करते हो भाई, एक ही साथ कंप्यूटर में कई सारे ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब कई सारे ऑपरेशन कई सारे ऐप आप खोल सकते हो और कई सारे ऐप पर एक साथ आप काम भी कर सकते हो। तो ये होती है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, लेकिन उस समय ये नहीं थी। ठीक है, लिमिटेड था। चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं आगे भाई। अब देखिए ये इतना हो गया, अब बात करते हैं आगे। तो आगे का जो टॉपिक है भाई क्या है हमारा, ठीक है, अब बात करते हैं हम बस स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो बस स्ट्रक्चर क्या होती है भाई, अभी तो इस जो जॉन वॉन न्यूमैन थे, उन्होंने जो अपना कंप्यूटर सिस्टम जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही बस से फ्लो होते हैं। लेकिन इस समय क्या है, अब अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, तो बस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होती है भाई बस स्ट्रक्चर। तो भाई बस स्ट्रक्चर क्या है भाई, सबसे पहले पढ़ते हैं कि बस क्या होती है। तो बस स्ट्रक्चर इज ये कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या है भाई, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, डेट ट्रांसफर डेटा, जो डेटा को ट्रांसफर करती है, एड्रेस को ट्रांसफर करती है और कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करती है। ठीक है, मतलब एक तो आपका डेटा हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्या, एड्रेस, और तीसरा हो गया कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन किसके बीच में, मेजर कंपोनेंट। ठीक है, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो एक कंप्यूटर सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में डेटा का फ्लो करना, एड्रेस का फ्लो करना और कंट्रोल सिग्नल का फ्लो करना। ठीक है, मतलब उनको ट्रांसफर करने का काम होता है किसका, बस स्ट्रक्चर का। ठीक है, सीधा सीधा अगर बात करें भाई, तो बस में देखिए बस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसको हम देखिए और नॉर्मल देखिए, अगर आप जैसे आपने केबल पढ़ा होगा, ठीक है, केबल क्या होती है भाई, फिजिकली होती है। ठीक है, तो केबल का काम भी क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करना ही होता है। ठीक है, लेकिन जो बस स्ट्रक्चर जो होती है ये हमारे मदरबोर्ड पर बनी हुई कुछ कुछ ऐसी, देखिए तो आपने अगर मदरबोर्ड देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा काफी सारे डिजाइनिंग बनी होती है। वहां पर क्या होता है, वहां पर सारी बसेस सेट होती है। ठीक है, वहां पर पूरी डिजाइनिंग में क्या होता है, पूरी पाथ सेट होते हैं कि एक डेटा को कैसे फ्लो किया जाएगा, एड्रेस कहाँ से फ्लो होगा, कंट्रोल बस कहाँ से फ्लो होगा, मतलब कंट्रोल बस जो होगी वो कैसे कंट्रोल सिग्नल को फ्लो करेगी। ठीक है, तो जितना भी जो स्ट्रक्चर जो डायग्राम आपने देखा होगा
मदरबोर्ड पर, ठीक है, जो लाइनिंग खिंची होती है काफी सारी, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बस कहते हैं। ठीक है, दो फिजिकली नहीं है भाई, ठीक है, केबल तो नहीं है, तो केबल का काम जो होता है और बस स्ट्रक्चर एक ही काम होता है। बस स्ट्रक्चर मदरबोर्ड पर बनी हुई कुछ रेखाएं होती है, ठीक है, कुछ डिजाइनिंग होती है, जो सारे देखिए मदरबोर्ड पर जितने भी कंपोनेंट जुड़े होते हैं, आईसी हो गया, ठीक है, आईसी हो गया, सीपीयू हो गया, जितने भी सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो बस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सच है, जैसे कि सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू होगा, मेमोरी होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कनेक्टेड होती है एक मदरबोर्ड में, ठीक है, किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ बस की, ठीक है, बस स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, और देखिए हिंदी में ही लिखा, बस स्ट्रक्चर एक संरचना प्रणाली है जो कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों और सीपीयू, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस उपकरणों के बीच डेटा, एड्रेस और नियंत्रण संकेतों का स्थानांतरण करती है। ठीक है, इधर क्लियर है। चलिए बात करते हैं, बस एक्ट एज ए शेयर्ड पाथवे, बिल्कुल पाथवे होता है, ये रास्ता की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे आपने मदरबोर्ड पे देखा होगा, ठीक है, उसपे क्या होता है, सर्किट्स बने होते हैं काफी सारे, लाइनिंग खींची होती है, जो क्या होती है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कनेक्ट करती है। ठीक है, डेट अलाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो अलाउ करती है डिफरेंट कंपोनेंट्स को टू कम्युनिकेट ईच अदर, ठीक है, विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, अलाउ करती है। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर। तो नॉर्मल अगर बात करें भाई, तो नॉर्मल अगर कहूँ मैं तो आपसे, तो जो बस है, ठीक है, कैसे काम कर रही है, शेयर पाथवे, मतलब जैसे होता है ना, नॉर्मल अगर बात करें तो आपकी जो बसेस होती है, ठीक है, रोड पर चलती है, वो क्या करती है भाई, एक इंसान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखती है। ठीक है, लेकिन वो क्या करती है बसेस, उनका एक पाथ होता है, ठीक है, जो एक रास्ता होता है, एक रोड होता है, उस पर ही चलती है, रोड के अलग नहीं चलती है। उसी तरह क्या होता है, इस पे भी देखिए रास्ते बने होते हैं, हाईवे बने होते हैं, देखिए मदरबोर्ड आप देखा होगा, तो उस पर काफी सारे क्या होते हैं, एक तरह से रोड से बने होते हैं, ठीक है, रास्ते से बने होते हैं, तो उसी में क्या होता है, डेटा अपना फ्लो होता है। ठीक है, आप कभी आप देखना मदरबोर्ड को देखना, तो उसमें आपको दिखाई देगा। क्लियर। उसी का बात करते हैं हम भाई, डेटा बसेस कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तीन टाइप्स की होती है बसेस। कौन कौन सी, डेटा बस, ठीक है, एक तो डेटा बस, और दूसरी होती है भाई, एक होती है हमारी क्या, डेटा बस, ठीक है, एक होती है हमारी एड्रेस बस, और दूसरी होती है क्या, हमारी कंट्रोल बस। ठीक है, हमारी तीन बसेस होती है जो यूज होती है आज के मॉडर्न कंप्यूटर में। ठीक है, और तीनों की होती है सेपरेट होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सही पे, एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए उनको पढ़ने से पहले अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना, तो कैसा बनाना है भाई, तो आप एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए प्रोसेसर रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये आपका एक प्रोसेसर हो जाएगा, एक प्रोसेसर रख देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपकी मेमोरी रख देनी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, और यहाँ पर आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, काफी सारी हो सकती है। उसके बाद देखिए इनको क्या करना है, आपको बसेस है, ये आपकी क्या, तीनों की तीनों बसेस है, ठीक है, तीनों क्या बसेस है। जैसे पहली आएगी आपकी क्या, ये पहली आएगी क्या आपकी कंट्रोल यूनिट, दूसरी होगी क्या आपकी भाई एड्रेस बस, और तीसरी होगी आपकी क्या, डेटा लाइन। ठीक है, तो ये तीनों लाइन कह सकते हैं, बस कह सकते हैं। तो इन तीनों को आपको ऐसे लिख देना है, और मेमोरी को देखिए तीनों से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपको कंट्रोल से भी कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद आपको एड्रेस से भी कनेक्टेड है, उसके बाद आपकी ये डेटा बस से भी कनेक्टेड है। ठीक है, उसी तरह इनपुट डिवाइस भी तीनों बसेस से कनेक्टेड है, मतलब आपकी हर कंपोनेंट क्या होगा, तीनों बसेस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जैसे सीपीयू की बात करें, तो सीपीयू क्या हमारा तीनों से कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो ये भी है, ये भी यहाँ पे तीनों से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक बस स्ट्रक्चर है, इसको आप डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, बड़े आसानी से, और बड़ा ये सिंपल है। ठीक है, इसको ज्यादा बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, इजी है, इजी डायग्राम आप बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए उतना ही डायग्राम आपको बनाना है जो आपको अच्छे से याद भी रहे। ठीक है, कोई हार्ड डायग्राम आपको नहीं बनाना है। क्लियर। ये डायग्राम का सफिशियंट है। ठीक है, इतना बना सकते हैं आप डायग्राम एग्जाम में। ठीक है, अगर मान के चलिए आपको कोई और डायग्राम दिखाना है, ठीक है, आपको एक अच्छा सा डायग्राम और दिखाना है, मान के चलिए आप प्रोसेसिंग दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और डायग्राम है। ठीक है, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम और है। ठीक है, तो इसमें क्या भाई, ये मेमोरी यूनिट हो गया आपका। ठीक है, ये मेमोरी रहेगा, ये आपका बीच में क्या है भाई, सीपीयू है। ठीक है, पूरा सीपीयू है, सीपीयू के अंदर देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी सीपीयू आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, सीपीयू के अंदर देखिए एएलयू तो आपने पढ़ा है। ठीक है, पीसी होता है, प्रोग्राम काउंटर, आईआर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, एमएआरआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, सीयू कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर, ठीक है, और जनरल पर्पज कुछ रजिस्टर भी होते हैं। तो इनके बाद देखिए यहाँ पे क्या मेरा इनपुट आउटपुट। ठीक है, इस पर अगर बात करूँ तो देख एमएआर जो होता है वो डेटा बस पे, ठीक है, डेटा बस काम करती है वहां पर। डेटा बस क्या होती है, वन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, सॉरी एड्रेस बस, ठीक है, डेटा बस की बात करें तो टू टू डायरेक्शनल होती है। ठीक है, डेटा यहाँ से जा भी सकता है और वापस भी आएगा, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस पे भी जा सकता है। कंट्रोल बस क्या है, ये भी सिंगल क्या होती है, वन वन डायरेक्शनल होती है। ठीक है,
कंट्रोल बस, ठीक है। जो देखिए सीपीयू से इसका डायरेक्शन सिर्फ जा रही है बाहर की तरफ, लेकिन अंदर बाहर से कोई भी कंट्रोल सिग्नल नहीं आता। इसका मतलब ये हो गया कि कंट्रोल सिग्नल सिर्फ सीपीयू से निकल सकते हैं, सीपीयू पर कहीं से नहीं आ सकते। उसी तरह एड्रेस अगर बात करिए तो एड्रेस बस की जो डायरेक्शन होगी वो सीपीयू से बाहर की तरफ होगी, बाहर से सीपीयू की तरफ नहीं होगी। मतलब एड्रेस बाहर जा सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकता, जबकि डेटा बाहर मेमोरी पे जा सकता है, मेमोरी से वापस आ सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी आ सकता है। मतलब टू डायरेक्शनल है, ठीक है। तो इसको भी बना सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए इसको भी बना लेना, कोई सिंपल है ये, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें दो चीजें अगर आप छोड़ देंगे बीच वाली ऊपर वाली एएलयू सीपीयू, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इन तीन को फिर बना कर आना, ठीक है। हालांकि देखिए सीपीयू आर्किटेक्चर जो है वो आगे पढ़ेंगे, आगे मैं आपको समझा दूंगा ये सारी जो चीजें लगी हुई है कौन कौन चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही समझे इसको। तो आप इस डायग्राम को भी आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। बस आप ध्यान रखना है इसमें, देखिए बीच में जो आपकी जो दो है, ठीक है, बीच में जो आपकी दिख रही है यहाँ पर एम ए आर से एम डी आर और सी बी, इनको जरूर बनाना आप, ठीक है। और उसमें आप डायरेक्शन दिखा देना, एड्रेस को बाहरी तरफ दिखाना, ठीक है, इधर से भी बाहरी तरफ जा रही है, लेकिन डेटा बस को अंदर और बाहर दोनों तरफ दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम, तो देखिए तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एड्रेस बारे सबसे पहले पढ़ते हैं डेटाबेस के बारे में। डेटा बस हमारी क्या है, ठीक है, डेटा बस हमारी क्या होती है। तो बात करो डेटा बस की, तो डेटा बस क्या है भाई, तो डेटा बस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर बस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए डेट डेट इज यूज यूज टू ट्रांसफर एक्चुअल डेटा, ठीक है। क्या करते हैं, इसका काम क्या भाई, एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करना बिटवीन किसके बीच में भाई, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो एक्चुअल डेटा है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है कौन सी हमारी, डेटा बस, ठीक है। इसका नाम ही है डेटा भाई, डेटा को ट्रांसफर करती है, ठीक है। चलिए सेकंड अगर बात करें यहाँ पर कि इट इज बाई डायरेक्शनल, देखिए यहाँ दिख रहा है ना बाई डायरेक्शनल है, मतलब डेटा आपका सीपीयू से बाहर भी जा सकता है और बाहर से भी डेटा आ सकता है, ठीक है। इसलिए देख मैंने यहाँ पर आपको, फिर पहले यहाँ पर देखिए देखा ना यहाँ पर, तो डेटा बाहर भी जा रहा है और डेटा मेमोरी से अंदर भी आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पे भी इनपुट आउटपुट डिवाइस, डेटा बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज है क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। मतलब विच मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, डेटा कैन फ्लो टू एंड फ्रॉम, मतलब टू का मतलब कंप्यूटर सीपीयू पे आ सकता है, फ्रॉम मतलब सीपीयू से जा भी सकता है, ठीक है। कहाँ से, सीपीयू से। फॉर एग्जाम्पल मान चलिए कि सीपीयू रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से डेटा रीड करता है, ठीक है। और आल्सो राइट करता है, का राइट बैक टू द मेमोरी यूज द डेटा बस, बिल्कुल। देखिए अब देखिए सीपीयू क्या करता है, मेमोरी से डेटा रीड भी कर लेता है, और रीड करने के बाद उसको प्रोसेस करके उस डेटा को मेमोरी पर सेव भी कर देता है। तो देखिए एक तो डेटा एक्सेस किया, उसके बाद मेमोरी पर डेटा को सेव भी कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब बाई डायरेक्शनल हो गया ना भाई, ठीक है। सीपीयू डेटा ले भी रहा है और डेटा वहां पर सेव भी कर रहा है, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी पढ़ सकते हैं कि बस यह एक दिशात्मक बस है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि डेटा सीपीयू से और सीपीयू में प्रवाह हो सकता है। उदाहरण के लिए सीपीयू डेटा बस का उपयोग करके मेमोरी से डेटा पढ़ता है और मेमोरी में डेटा वापस भी लिखता है, ठीक है, दोनों काम कर सकता है वो, ठीक है। तो ये ना, चलिए बात करते हैं आगे। अब दूसरी बस पर बात कर लेते हैं, एड्रेस बस का काम क्या है भाई। ये देखिए इनके नाम से ही पता है, हमारा इसके वैसे देंगे तो इनके नाम से पता चलता है कि एड्रेस का मतलब एड्रेस फ्लो करना, ठीक है। सीधा सा भाई एड्रेस का मतलब एड्रेस फ्लो करना, ठीक है। तो एक एड्रेस बस क्या है भाई, एड्रेस बस क्या होती है, तो एड्रेस बस इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बस सिस्टम, बिल्कुल बस सिस्टम का पार्ट है ये। डेट इज यूज टू किस लिए, कैरी द एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के एड्रेस को कैरी करती है। मेमोरी मतलब लोकेशन, जो देखिए कोई भी डेटा होता है तो मेमोरी में किसी न किसी लोकेशन पे स्टोर होता है, तो जो लोकेशन होती है उसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक है। और यह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का हो सकता है, यहाँ पर कह सकते हैं सी और कहाँ से, फ्रॉम द सीपीयू टू अदर कंप्यूटर, ठीक है। ध्यान रखना सीपीयू से इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस जो होती है वो बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है, उसकी यूनिट डायरेक्शन होती है, बाहर से कोई एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है। सीपीयू जा सकता है एड्रेस पर डेटा लेने, मतलब सीपीयू मेमोरी पर जाकर कोई एड्रेस के आधार पर डेटा को रीड कर सकता है, लेकिन कभी भी मेमोरी वापस डेटा मतलब एड्रेस लेकर सीपीयू पर नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हिंदी में लिखा है कि एक एड्रेस बस कंप्यूटर बस प्रणाली का एक हिस्सा होता है जिसका उपयोग सीपीयू से अन्य घटकों तक मेमोरी स्थान इनपुट आउटपुट और उपकरणों के पते को लेकर जाने के लिए किया जाता है, ठीक है जी, ध्यान रखना आपको। तो देखिए दिशा लिखा हुआ है क्या है भाई, ये है यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। मीनिंग मतलब डाटा फ्लो ओनली फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू से फ्लो होगा टू द मेमोरी पर, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर। सीपीयू से मेमोरी पर जा सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में जा सकता है, लेकिन वापस एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है।
सीपीयू यूज करता है एड्रेस बस का किसके लिए, टू स्पेसिफाई वेयर द डेटा शुड बी रीड फ्रॉम या राइट, मतलब कहाँ से डेटा को रीड करना है और कहाँ से डेटा को राइट करना है, उसके लिए सीपीयू यूज करता है एड्रेस बस का। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं एड्रेस बस का यूज सिर्फ कौन करता है, सीपीयू। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हिंदी में लिखा है कि यह एक तरफा बस है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि डेटा केवल सीपीयू से मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उपकरणों की ओर प्रभावित होगा। ठीक है, सीपीयू एड्रेस बस का उपयोग उपयोग यह निर्दिष्ट करने के लिए करता है, ठीक है, जो डेटा को कहाँ से पढ़ा जाएगा और कहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है, उसको करने के लिए यूज करता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे। ठीक है, एक और बस बची हुई है हमारी, क्या, कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस और पढ़ लेते हैं। तो कंट्रोल बस क्या है भाई, ये कंट्रोल बस का सीधा सा भाई, कंट्रोल बस क्या है, इज ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, चलिए डेट दिस का काम क्या है, कैरी करना क्या, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। ठीक है, मतलब जो सीयू, जो आपने मैंने क्या बताया था, सीयू जो होती है कंट्रोल यूनिट, तो वही यूज करती है इसका कंट्रोल बस का। ठीक है, तो कंट्रोल बस का यूज कौन करती है, सीयू, जो कंट्रोल यूनिट थी हमारी। क्लियर, तुम्हारी जो कंट्रोल यूनिट थी, ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट थी उसी का काम होता है भाई, यहाँ पे जहाँ हम डाट ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल बस का जो यूज कौन करता है भाई, कंट्रोल यूनिट करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के अलावा कोई भी इसका यूज नहीं करता है। ठीक है, सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होती है उसी का काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स को भेजना। ठीक है, टाइमिंग जो कंट्रोल टाइमिंग, देखिए कंट्रोल सिग्नल्स हो गया और एक टाइमिंग कंट्रोल हो गया। ठीक है, मतलब टाइमिंग सिग्नल्स किसी भी काम को करने के लिए क्या आदेश होंगे, ठीक है, क्या निर्देश होंगे और उसके में कितना टाइम लगेगा, उसका क्या था, सारे सिग्नल जनरेट कौन करता है, सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल बस जो है इस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, डेट क्या काम है भाई इसका, कैरी कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में भाई, सीपीयू के बीच में, मेमोरी के बीच में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, सॉरी यूनि डायरेक्शनल होते हैं। ये भी सिर्फ सीपीयू से बाहर जा सकते हैं, मतलब कंट्रोल सिग्नल जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। ठीक है, और इट इंश्योर करते हैं क्या, डेट ऑल द कंपोनेंट वर्क इन ए कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डरली मैनर, मतलब ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक कोऑर्डिनेट, मतलब एक अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, एक अच्छे मैनर के साथ आपस में मिलकर वर्क कर रहे हैं सारे सारे कंपोनेंट जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना होता है और कंट्रोल सिग्नल्स को फ्लो करना होता है सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, हिंदी में लिखा है, देखिए कंट्रोल यूनिट बस बस कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब एक कंट्रोल बस जो होती है कंप्यूटर बस प्रणाली का एक हिस्सा है, जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट उपकरणों के बीच नियंत्रण और समान सिग्नल ले जाती है। ठीक है, समय समय मतलब समय के लिए, तो यह सुनिश्चित करती है कि सभी घटक अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो यह कंट्रोल बस जो होती है वो डच नॉट कैरी द डाटा एंड, देखिए ध्यान रखना है आपको, कंट्रोल बस जो होगी कभी भी डेटा और एड्रेस को कैरी नहीं करेगी, मतलब इसको फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, एक कंट्रोल बस का काम सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना है, कंट्रोल सिग्नल को फ्लो करना है। ठीक है, जनरेट तो सीयू करेगी कंट्रोल यूनिट, लेकिन उसको फ्लो कौन करेगी, कंट्रोल बस। ठीक है, लेकिन ये डेटा और एड्रेस का इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इंस्टेड इज कैरी द सिग्नल और सिग्नल डेट कंट्रोल द ऑपरेशन, ये डेटा और एड्रेस को कैरी नहीं करती है। ठीक है, उसको नहीं ले जाती है, ये सिर्फ किसी को ले जाती है, सिग्नल्स को। ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं किसी पूरे ऑपरेशंस को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब जो हमारा डेटा बस है उसके एड मतलब कुछ फायदे देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, जैसे पहला क्या है, सिंपल डिजाइन है बिल्कुल भाई इसका। ठीक है, इजी टू एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल, और कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है बिल्कुल। बात इसकी क्या हो गई, एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि बस कंजेक्शन, ठीक है, मतलब बस समुच्चय भाई। देखिए बस जो होती है, अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जगह क्या होती है वहां पर गिर जाती है। ठीक है, मदरबोर्ड में आप देखते हैं ना, काफी सारी डिजाइनिंग बन जाती है, पाथ बन जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, देखिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए आपको कम से कम तीन क्या होंगी, तीन बसेस वहां पर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक डेटा बस के लिए, एक कंट्रोल बस के लिए और एक एड्रेस बस के लिए। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा कंजेक्शन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कमी आ जाती है उनके फ्लो के लिए। ठीक है, तो बस कोई नहीं, वो डिपेंड करता है, वो डिजाइन पर डिपेंड करता है आप कैसे उसको एक मदरबोर्ड को डिजाइन करते हो। ठीक है, जितना अच्छे से डिजाइन करोगे वो सब मैनेज हो जाता है। ठीक है, स्पीड लिमिटेशन बोलो, देखिए इसकी सीमा गति कम हो जाती है। ठीक है, जब काफी सारी, देखिए एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए तीन तीन बसेस लगती है, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है स्पीड में। ठीक है, थोड़ा सा कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे, वो भी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि अब क्या सारी चीजें रिड्यूस करती जा रही है।
फेलर ऑफ बस इफेक्ट इंटायर सिस्टम बिल्कुल दी भाई। चलिए एक ही बस अगर फेल हो गई तो बस की विफलता पूरी प्रणाली को प्रभावित करती है बिल्कुल भाई। भाई चलिए डेटा बस अगर हमारी लॉस हो जाती है तो उसका होगा वो भाई, समझो कि हमारा पूरा का डेटा जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहां से भी डेटा कोई फ्लो नहीं होगा। या एड्रेस वाली बस अगर कुछ भी उसमें अगर फेल हो जाती है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा एड्रेस क्या हो जाएगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्या है इसका डिसएडवांटेज, 3 है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब। देखिए लास्ट नंबर सिस्टम पर बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा चौथा है। और देखिए वीडियो भी देखिए 45 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो इसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी का जो है ठीक है वो बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर सिस्टम था, आज इस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए आपने थोड़ा बहुत ये आईटी सिस्टम में भी पढ़े होंगे, बेसिक पढ़े होंगे। ठीक है, बट कोई नहीं, यहाँ पर आप पूरा इन डेप्थ पढ़ने वाले हो नंबर सिस्टम के बारे में। तो क्या होता है भाई नंबर सिस्टम? तो नंबर सिस्टम इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स यूजिंग द सेट ऑफ डिजिट्स, या कह सकते हैं बेस। ठीक है, मतलब जो नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का, देखिए इनका ये मतलब नंबर सिस्टम का यूज करते हैं किसके लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और किसकी हेल्प से, कुछ डिजिट्स होते हैं, उनके डिजिट्स के कुछ बेस होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यूज करता है नंबर सिस्टम टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। भाई देखिए कंप्यूटर की अगर बात करें तो भाई कंप्यूटर में जितना भी आपका डेटा स्टोर होता है, चाहे वो आपका देखिए टेक्स्ट फॉर्मेट हो, चाहे हो सकता है आपका कोई इमेज हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो, भाई वो जो कंप्यूटर जो सेव करता है उसको एक नंबर की फॉर्मेट में सेव करता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो किस नंबर पर काम करता है भाई, वो नाम काम करता है बाइनरी सिस्टम पर। ठीक है, तो ये बात आपको खूब अच्छे से पता है कि 0101 जो होती है क्या होती है हमारी बाइनरी नंबर होती है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर पर क्या करता है हमारा कंप्यूटर काम करता है। क्लियर? देखिए ये बेसिक है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक है, ये तो आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ सेमेस्टर में आप तो इतनी नॉलेज तो आपको है ही। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है भाई, वे इज द वे, मतलब एक तरीका है क्या करने का, नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, और कितने नंबर्स होते हैं ये भी आपने बेसिक वहां पर पढ़ा होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, ठीक है, जिसे आप पढ़ा होगा। चलिए और पढ़ाएंगे भी। तो कंप्यूटर यूज करता है नंबर सिस्टम का डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो संख्या पद्धति वह तरीका है जिसमें अंक मतलब डिजिट और बेस की मदद से संख्या दर्शाई जाती है, और कंप्यूटर डेटा संग्रह और प्रोसेस करने के लिए संख्या पद्धति का उपयोग करता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना भाई? चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं भाई कौन कौन से नंबर इसमें पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, कौन कौन से नंबर, देखिए सबसे पहले एक चीज और चीज समझ लेते हैं कि वाई नंबर सिस्टम इज इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर। ठीक है, हालांकि वैसे तो आपको पता ही है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो नंबर्स पे काम करता है भाई। ठीक है, बाई नंबर वो स्टोर करता है, बाई नंबर पे ही वो के सारे परफॉर्म करता है। तुम्हारा कंप्यूटर सिर्फ जानता है किसको, 0101 को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई इस क्वेश्चन का, कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर। कंप्यूटर जो होता है हमारा सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। ठीक है, 0101 को समझता है, वो बाकी का किसी भी नंबर को नहीं जानता। अब कोई भी इमेज है तो आपको लगता है आपको दिख रही है इमेज, लेकिन वो उसको किसी में सेव कर रहा है, 0101 में। ठीक है, जैसे कि ऑल डेटा हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ठीक है, ऑडियो हो गया, आपको तो दिखती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो क्या है, एक नंबर है। ठीक है, वो नंबर में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करता है। ठीक है, हेल्प इन मेमोरी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। बिल्कुल भाई, जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होगा वो कैसे होगा, नंबर्स की फॉर्म में होगा। तो नंबर्स क्या करते हैं, वहां पर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर 0101 को समझता है बस। ठीक है, उसका आपको कुछ और नहीं समझता। जितने भी आपका डेटा होगा, ऑल डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो कुछ भी हो, वो भी सारे के सारे नंबर पे कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद उसको सेव कर देता है कौन, हमारा कंप्यूटर। और हमारे मेमोरी में जो स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, उसमें भी क्या हेल्प करता है कौन, हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर है ना भाई? तो इसमें आपको पता चल गया होगा वाई नंबर सिस्टम इज इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर भाई सभी का? ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। बात कर लेते हैं आगे भाई। देखिए टाइप्स पे बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर बेसिकली अगर बात करूँ तो यहाँ पर 4 टाइप के आपके नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है डेसिमल। ठीक है, पहला क्या डेसिमल है भाई यहाँ पर। ठीक है, एक हो गया डेसिमल हमारा, और दूसरा क्या है भाई बाइनरी नंबर। ठीक है, और तीसरा क्या है ऑक्टल नंबर, और हमारा चौथा क्या है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर सिस्टम होते हैं, और ये आपने आईटी सिस्टम में भी इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा होगा। ठीक है, बट आपने वहां पर इतना अगर करके देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं करके देखा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चारों को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से चारों के आपस में कन्वर्जेशन भी करेंगे। ठीक है, मतलब कन्वर्ट भी करेंगे। तो देर आर 4 मेन, ठीक है, 4 मेन नंबर सिस्टम इन यूज्ड कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, और नंबर सिस्टम यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, और यही आपके सिलेबस में दे रखी है। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं।
सभी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो भाई, तो क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम? तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नंबर सिस्टम है। इट इज बेस्ड, कितने होते हैं, और 10 डिजिट, ठीक है। 10 डिजिट मतलब 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 से 9 तक क्या होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। एंड हैज ए बेस, कितना होता है इसका बेस भाई, 10 होता है, ठीक है। मतलब रेडिस भी बोलते हैं बेस को। तो इसका बेस कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अगर देखिए मैं नॉर्मल में अगर आपको बात कहूँ, तो अब तक आपने जितने भी नंबर यूज किए थे, बचपन से अब तक आप जितने भी नंबर यूज करते आ रहे हो, वो सारे के सारे क्या थे, डेसिमल थे, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम है जो आपकी देखिए, अब जो नॉर्मल जो फ्लो होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं आप, उसमें भी आप 0 से 9 तक नंबर यूज करते हो, ठीक है। तो 0 से 9 तक जो नंबर यूज होते हैं आपके, तो वो क्या होता है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, क्लियर। तो बचपन में देखिए, बचपन में आपने देखिए गिनतियां जो पढ़ी होंगी, नॉर्मल आप जो गिनती लिख दो किसका, तो 0 1 से 1, सॉरी वो 0 से 9 तक बने होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, क्लियर। और हुमन, ये देखिए इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पर कि हुमन मतलब हम जो यूज करते हैं, ठीक है, हम जो हुमन यूज दिस नंबर सिस्टम फॉर डेली काउंटिंग एंड कैलकुलेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो डेली काउंट, डेली में जो यूज करते हैं वही क्या होते हैं, हमारे डेसिमल होते हैं, ठीक है। जो आप वैसे भी डेली जो मतलब ह्यूमन जो डेली यूज में जो हम काउंटिंग करते हैं, वो सारी सारी कैलकुलेशन किसमें होती है, डेसिमल में होती है, ठीक है। और कितने नंबर होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। अगर मैं नंबर डिजिट यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, मैं डिजिट आपको और हाँ बता दूं, हालांकि देखिए ये आपको पता ही है कि डिजिट कितने होते हैं भाई, 9 डिजिट मतलब 10 डिजिट है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, चलिए, और 3, देखिए जो आप जो यूज करते हो, 3, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, चलिए, और 6, 7, 8, और ये आपकी 9, ठीक है। तो ये 9 तक होता है भाई। तो 0 से लेकर 10 तक टोटल अगर बात करें कितने हो गए डिजिट, टोटल डिजिट की अगर बात करें कितने हो गए, 10 डिजिट हो गए आपके, ठीक है। तो इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। मान चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि भाई, इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि इसका नंबर देखिए, अगर आपको डेसिमल नंबर दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, तो आप लिख सकते हो, देखिए आपका जो नंबर बना होगा 0 से 9 तक ही बना होगा। तो मान चलिए मैं लिख दूँ यहाँ पे 912, ठीक है, इतना लिख दिया, और मैं इसको बेस दिखाऊँ कितना, इसका बेस दिखाऊँ कितना भाई, 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे का डेसिमल नंबर, ठीक है। ये क्या मेरा, ये भाई मेरा डेसिमल नंबर, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये डेसिमल नंबर जो होता है, इसका जो बेस होता है 10, वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। यहाँ जो बेस है, ठीक है, जो बेस जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है यहाँ पर क्या, ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है भाई, ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप लिखे तो ना लिखे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई बेस अगर ऐसा है जो ऑप्शनल है, ठीक है, अगर कोई बेस अगर ऐसा है जो ऑप्शनल है, इसका मतलब ये हो गया कि उसको आप लिखे तो ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देखिए नॉर्मल में आप अब तक जो यूज करते आए, कभी आपने 10 बेस यूज किया था क्या, कभी यूज नहीं किया, क्यों नहीं भाई, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख दोगे ना, भाई चलिए आपने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, भाई चलिए आपने अगर ऐसे भी लिख दिए, आप अगर इसको ऐसे भी लिख देते, ठीक है, विदाउट बेस, ठीक है, आप ऐसे लिख दो, बेस मत लिखो, तब भी ये डेसिमल में काउंट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बाई डिफॉल्ट डेसिमल में काउंट होगा अगर इसका डिजिट 0 से लेकर 9 तक है तो, ठीक है। ये ध्यान रखना, 0 से लेकर 9 तक है तो आपका जो नंबर होगा बाई डिफॉल्ट क्या होगा, ये बाई डिफॉल्ट क्या होगा, कह सकते हैं यहाँ पर बाई डिफॉल्ट क्या होगा, ये बाई डिफॉल्ट क्या होगा भाई, ये डेसिमल होगा, ठीक है, क्या होगा, डेसिमल, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख कर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए और भी नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पर हम 10 लिख कर चलेंगे ताकि आपको आगे से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई, अगले पे बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आप अच्छे से जानते हो भाई, 0 से यूज होता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम है नंबर सिस्टम डेट यूज ओनली 2 डिजिट, कितने यूज करते हैं, 2 डिजिट, ठीक है। कौन कौन से, 0 और 1, 2 डिजिट यूज होते हैं इसमें, ठीक है। और देखिए अगर डिजिट अगर 2 है तो उसका बेस कितना होगा फिर, 2 होगा, ठीक है। और इज द फंडामेंटल लैंग्वेज, ध्यान रखना, फंडामेंटल लैंग्वेज है ये किसकी भाई, ये किसकी है भाई फंडामेंटल लैंग्वेज, ये भाई किसकी, कंप्यूटर की, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, जैसे आपको पता है कि भाई कि जो हमारी फंडामेंटल लैंग्वेज है, ठीक है, भाई जो फंडामेंटल लैंग्वेज है हमारी कंप्यूटर की, वो कौन सी है, बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर को क्या कहते हैं, फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज से समझता है भाई, बाइनरी को, ठीक है। हमारी बाकी जो लैंग्वेज है जैसे जावा पाइथन, ये क्या होती है भाई, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो फंडामेंटल है, ठीक है, तो जो हमारी फंडामेंटल है वो क्या है, वो हमारी बाइनरी नंबर है, ठीक है। अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, वहां पर बाइनरी बताओगे, ठीक है।
देखिए बाई नंबर सिस्टम पद्धति वह पद्धति है जिसमें केवल दो अंक, ठीक है, 0 और 1 दो अंक यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका बेस कितना 2 होता है, ठीक है। और देखिए 0 का अर्थ क्या होता है भाई, ऑफ या फॉल्स, ठीक है, और ये यूज होते हैं किसमें, गेट में, ठीक है, अभी आपके गेट आएंगे वहां पे पढ़ाऊंगा। 1 का अर्थ क्या होता है भाई, ऑन या ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखे तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या करेंगे भाई, हमें ऐसा नंबर बनाएंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें देखिए 0 1 1 0, यहाँ पे एक और बार रख लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और आपको बेस लिखकर ऐसे, बेस लिखकर क्या करना पड़ा आपको, यहाँ पर बेस 2 लगाना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, बाइनरी नंबर में काउंट होगा, ठीक है। मतलब आपको बेस दिखाना पड़ेगा बाइनरी नंबर में दिखाने के लिए, ठीक है। डिजिट कितने भाई, दो, ये 0 और 0 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे तीसरे नंबर सिस्टम पर। तो तीसरा क्या है भाई, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इधर ऑक्टल नंबर सिस्टम इधर नंबर सिस्टम डेट यूज 8 डिजिट, कितने यूज करता है, 8 डिजिट, ठीक है, और कहाँ से, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। और इट हैज द बेस 8, देखकर 8 डिजिट है तो उसका बेस कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम एंड, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, वहां पे आप देख रहे होगे एंड इज मेनली यूज्ड एज ए शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल नंबर का जो यूज होता है वो किसी लिए यूज होता है भाई, इसका यूज होता है अपने बाइनरी नंबर को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए फिर हमें हिंदी में लिखा है ऑक्टल नंबर से पद्धति वह पद्धति है जिसमें 8 अंक होते हैं, 0 से 7 तक, उपयोग होता है जिसका आधार 8 होता है, ठीक है, जितने डिजिट होंगे उतना ही आधार होगा इसका। वैसे बाइनरी नंबर संख्याओं को छोटे रूप में दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अधिक में यहाँ पर अगर मैं आपको डिजिट बता दूं कितने हैं भाई, देखिए वैसे तो आपको पता ही चल रहा है डिजिट कितने हमारे 8, ठीक है, और कहाँ से, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो 0 होगा हमारा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 होगा हमारा, ठीक है, 5 होगा, 6 होगा, और ये हमारा 7 होगा, ठीक है, 7 होगा। तो यहाँ से क्या आता है, 8 बन जाते हैं, ठीक है, 0 हो गया, ये 1, यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, सारे सेपरेट हो गए ये, ठीक है। तो ये टोटल कितने भाई, टोटल डिजिट कितने हमारे यहाँ पे 8 है, ठीक है, टोटल डिजिट कितने 8 डिजिट है, ठीक है। तो इसका बेस कितना होता है, 8 हो जाता है। देखिए अगर जब आप इसको लिखोगे, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, इस तरह से लिखोगे, आपके जो डिजिट होंगे वो इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, आप यूज करोगे जैसे 1 2 3, जैसे आपने लिखा 1 2 3, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं इसको, तो अगर इसका अगर बेस डिफाइन नहीं करते तो बाई डिफॉल्ट क्या रहेगा, जो डेसिमल रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसका क्या बताओगे, बेस बताओगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्टल संख्या, ठीक है। तो सीधा ऑक्टल संख्या। भाई चलिए एक संख्या और मैं लेता हूँ, जहाँ पर मैंने कह दिया 9 8 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं कहूँ इसको भाई देखिए ये मैंने 8 बता दिया, तो क्या ये मेरा ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो क्या ये ऑक्टल नंबर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, इसने क्या यूज कर लिया 9 और 8, जबकि 9 8 इसमें यूज नहीं होते, तो ये कोई भी नंबर सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डिजिट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और बचा हुआ हमारा नंबर सिस्टम जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका यूज क्या है भाई, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज ए नंबर सिस्टम दैट यूज द, देखिए 16 कितने यूज करता है, 16 डिजिट, मतलब 16 सिंबल यूज करता है, ठीक है। और इट हैज द बेस 16, देखिए अगर 16 है तो 16 डिजिट क्या करेगा, बेस होगा इसका, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम टू रिप्रेजेंट द लार्ज बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, इन ए कम्पैक्ट फॉर्म, बिल्कुल। देखिए ऑक्टल जो था शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन यूज हो रहा था बाइनरी नंबर के लिए, अगर आप बाइनरी नंबर का अगर लॉन्ग लार्ज रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं डिजिट बता देता हूँ कि आपके डिजिट कौन कौन से यूज होंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर डिजिट बताऊँ आपके, ठीक है, डिजिट बताओ कितने, 16 डिजिट है, ठीक है, कितने 16 डिजिट, ठीक है। तो अगर 16 डिजिट की अगर बात करूँ, कौन कौन से डिजिट है भाई, देखिए एक तो 0 से 9 तक हो गए थे, ठीक है, 0 से 9 तक मतलब 0, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 6 7 8, ठीक है, और 9, ठीक है, 9 तक तो क्या होंगे ये डिजिट यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आप क्या, ए बी सी डी ई और ये आपकी एफ, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो यहाँ तक तो अल्फाबेट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो कितनी होगी, इसकी वैल्यू 10 होगी, ठीक है, जब कैलकुलेशन के समय, ठीक है, लिखेंगे तो एबीसीडी लिखेंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन किया जाएगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 11, ठीक है। सी की क्या होगी भाई, 12, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डी की क्या होगी, 13,
ठीक है। जब कैलकुलेशन करेंगे तब लिखेंगे इनको, लेकिन जब नॉर्मल में लिखा जाएगा, ठीक है, लिखने के लिए आप हम एबीसीडी यूज करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी 14, और इसकी कितनी होगी भाई 15, ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए मैंने चलिए ये नॉर्मल में लिखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल संख्या लिखता हूँ, तो भाई अगर हमारी क्या होगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, ठीक है, 2 3, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं संख्या, तो इसका बेस कितना होगा 16 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये मेरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होती है, ए यूज हो गया। मान चले अगर ऐसे ना लिखकर आप ऐसे भी लिख देते हो, ठीक है, 2 3 आपने 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखिए, अगर आपने इसमें अगर बेस नहीं बताया तो ये बाई डिफॉल्ट किस में जाएगा, डेसिमल में, ठीक है। अगर आपने कह दिया कि ये कितना है 16 है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हेक्साडेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक सिंबल यूज होते हैं, उसके बाद आपको ए बी सी डी एफ तक यूज होते हैं। हालांकि जब कैलकुलेशन करेंगे, देखिए अगर आगे हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को कन्वर्जन करेंगे, तो वहां पर लिखेंगे तो हम ये, जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो हम इसकी जगह पर एक से कर 10 लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे 11, सी की जगह लिखेंगे 12, डी की जगह 13, और डी की जगह 14 और 15, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, लिख कर चलेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और सारे नंबर सिस्टम मैंने आपको समझा दिए, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारे नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैंने सारे 4 ही नंबर सिस्टम थे, चारों पढ़ा दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, हम उसमें करेंगे कन्वर्जन, ठीक है। हम अपना कन्वर्जन करके देखेंगे, चारों को आपस में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। अगर सिलेबस में तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा यहाँ से, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो नंबर सिस्टम का देखिए नॉलेज दे दिया आपको, ठीक है। कन्वर्जन जो होगा वो हम आगे क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है। और देखिए अभी तक आपने अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। और अपने जितने भी आपके क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, ठीक है, सीएस वाले हो, आईटी वाले हो, या आपके सेकेंडरी के स्टूडेंट हो, ठीक है, उनके लिए भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो उनको भाई शेयर कर दें इसको, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करें भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दें सभी को। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं भाई बस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।